उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में खनन माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने वाली आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन को सही ठहराने पर अड़ी अखिलेश सरकार अब नोएडा के डीएम की कुर्सी लेने की तैयारी में है। यूपी के मंत्री आजम खान ने इस मामले में दुर्गा शक्ति को क्लीन चिट देने वाले नोएडा के डीएम रविकांत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आजम ने शुक्रवार को डीएम रविकांत पर दुर्गा मामले में गलत रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की जिस दीवार को गिरवाने के लिए दुर्गा शक्ति को सस्पेंड किया गया है उसे ग्रामीणों ने खुद गिराया था। रिपोर्ट से अखिलेश सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। आजम खान डीएम की इस रिपोर्ट से भड़के हुए हैं। यूपी की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को 41 मिनटों में सस्पेंड करने का दावा किया है यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने। भाटी ने 28 जुलाई को ग्रेटर नोएडा के एक गाँव में भाषण में साफ साफ कहा कि उन्होंने ही एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवाया है। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है। 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ तमिल हो गया कलेक्टर के यहाँ। इस बयान के बाद रेत माफिया और अखिलेश सरकार के मंत्रियों के बीच रिश्ते का भंडाफोड़ होने का दावा किया जा रहा है। नरेश भाटी के बयान के बाद अखिलेश सरकार बुरी तरह फंस गई है। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के पीछे सांप्रदायिक वजह बताने वाली यूपी सरकार अब सफाई देने को मजबूर है। यूपी सरकार के प्रवक्ता अब कह रहे हैं कि नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को हकीकत से अवगत कराए ताकि सरकार सही फैसले ले सके। भाटी जी ने ये बताया है कि टेलीफोन में हमने वार्ता किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, निश्चित रूप से उन्होंने भी बात किया होगा, तो यही रिपोर्ट भाटी साहब ने दिया होगा। एक तरफ आईएएस एसोसिएशन का दबाव तो दूसरी तरफ विरोधियों के हमले के बीच समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। सीबीआई को सरकारी चंगुल से आजाद करने की मांग केंद्र ने ठुकरा दी है। सीबीआई ने अपनी आजादी के लिए कई सुझाव दिए थे जिसे केंद्र ने मानने से इनकार कर दिया है। सीबीआई डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कुछ सुझाव दिए थे कैसे सीबीआई को स्वायत्त बनाया जा सकता है। सीबीआई का पहला सुझाव था कि नए डायरेक्टर की नियुक्ति में मौजूदा डायरेक्टर के सुझावों को भी माना जाए। सीबीआई का दूसरा सुझाव था कि डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए उस अफसर को सीबीआई का पहले अनुभव होना चाहिए। डायरेक्टर की नियुक्ति की अवधि कम से कम 3 साल के सुझाव को भी मानने से इनकार कर दिया। रिटायरमेंट के बाद सीबीआई निदेशक को दूसरे अहम पदों पर नियुक्ति पर सरकार ने चुप्पी साधी है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने को लेकर कांग्रेस भारी मुश्किल में फंसती दिख रही है। तेलंगाना बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस के 6 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि 4 केंद्रीय मंत्री तैयारी में हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए शुक्रवार दोपहर 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू, राज्य मंत्री पुरंदेश्वरी, जेडी सलीम और किल्ली कृपाणी कल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। माना जा रहा है कि इस्तीफे पर आखिरी फैसला लेने से पहले ये सभी प्रधानमंत्री और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। इधर कांग्रेस सांसदों के इस्तीफे के बाद टीडीपी के 5 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के फैसले के बाद देश के दूसरे कई हिस्सों में भी अलग राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी है। असम में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। अलग राज्य की मांग को लेकर आज असम के कई इलाकों में जमकर प्रदर्शन हुआ। असम के कोकराझार रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोग पटरियों पर बैठ गए, जिस वजह से कई ट्रेनों को जहां तहां रोकना पड़ा। इस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाथों में बैनर, पोस्टर और नारेबाजी करते सैकड़ों लोगों को देखते हुए सुरक्षा के लिए एहतियातन स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में मंत्री पद की कुर्सी गंवा चुके राजा भैया फिर से अखिलेश की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सीबीआई जांच से बरी होने के बाद राजा भैया और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई है। राजा भैया के मुलायम से बेहतर रिश्तों की वजह से ही मंत्री पद जाने के बाद भी राजा भैया को सरकारी आवास बहाल रखा गया था और अब फिर से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजा भैया मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। राजा भैया की वापसी की संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनके खिलाफ कोई नहीं है। राजेंद्र चौधरी जैसे नेता तो खुलकर राजा भैया की तारीफ कर रहे हैं। 16 जून को आए जल प्रलय से बर्बाद हुए केदारनाथ धाम के कपाट एक बार फिर भक्तों के दर्शन के लिए खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 11 सितंबर से केदारनाथ के कपाट आम दर्शनों के लिए खोलने का फैसला किया है। केदारनाथ की यात्रा शुरू करने के लिए उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा के साथ मंदिर के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। 16 जून को केदारनाथ में आई बाढ़ से भयंकर तबाही मची थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हालांकि मंदिर का गर्भगृह आपदा से सुरक्षित बच गया था, लेकिन तभी से यहाँ की पूजा बंद हो गई थी। आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार ने बताया था कि आने वाले लगभग 3 सालों तक केदारनाथ यात्रा संभव न हो सके। लगातार कई दिनों से बिहार विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से सदन चल नहीं पा रहा।
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी और आरजेडी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष का आरोप है कि मिड डे मील हादसे की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। विधायकों के हंगामे के बीच बिहार यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला भी जलाया। यूथ कांग्रेस ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के गेट के बाहर भी जमकर हंगामा मचाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। हंगामे और प्रदर्शन की खबर लगते ही विधानसभा के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली में हुई एटीएम रिफिल वैन से सरेआम लूट। दिल्ली के मानसरोवर इलाके में बदमाशों ने बंदूक के बल पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कैश वैन से 35 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने मानसरोवर इलाके में बैंक के एटीएम को उस वक्त निशाना बनाया जब कैश वैन एटीएम में पैसे डालने आया था। बदमाशों ने कैश वैन के गार्ड को भी गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। 2 बाइक पर सवार थे बदमाश। पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक दोनों लुटेरे फरार हो चुके थे। दिल्ली में कैश वैन से लूट की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार बदमाशों ने एटीएम और कैश वैन को अपना निशाना बनाया है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के दामाद और मशहूर उद्योगपति निखिल नंदा ने पुलिस में अपना ईमेल अकाउंट हैक होने की शिकायत दर्ज कराई है। निखिल ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में नंदा ने कहा है कि हैकरों ने उनका ईमेल अकाउंट हैक करने के बाद उनके कई दोस्तों को फर्जी ईमेल भेजकर उनसे लाखों पाउंड का कर्ज मांगा। पुलिस के मुताबिक अकाउंट हैक करने के बाद हैकरों ने उनके दोस्तों को ईमेल किया कि नंदा इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हैं, जहां उनके एक करीबी रिश्तेदार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। फिलहाल पुलिस ने निखिल नंदा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कारगिल में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने करगिल और उससे सटे इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। बाढ़ ने लेह करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 20 किलोमीटर के हिस्से को भारी नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से पूरी तरह से कट गए हैं, जिसकी वजह से राजमार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है। बाढ़ का पानी किनारों को तोड़ता हुआ आसपास के इलाकों में दाखिल हो गया। कई वाहनों और दुकानों के अलावा घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश और बाढ़ के दौरान हुए भूस्खलन से कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा मलबे की परत जमा हो गई है। मुंबई कांदिवली में एक महिला ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से 5 लोगों को रौंद दिया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। दरअसल भीड़भाड़ वाले इलाके में महिला तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी ले जा रही थी। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी साइड पर चली गई। सड़क के दूसरी ओर आ रही एक बाइक और ऑटो तेज रफ्तार गाड़ी के चपेट में आ गए। महिला की गाड़ी की बाइक से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना में घायल सभी लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना के जिम्मेदार आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने नकली पुलिस वालों को धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस के नाम पर लोगों से उगाही करने वाले इन आरोपियों ने दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद में कई लोगों को अपना शिकार बनाया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि कुछ पुलिस वाले उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए मंगल और मनीष नाम के नकली पुलिस वालों को धर दबोचा गया। दरअसल ये दोनों जालसाज उन लोगों से पैसे ऐंठने की तरकीब बनाते थे जिन पर पहले कोई मामला चल रहा होता था और फिर पीड़ित को पुलिसिया अंदाज में धमकी देकर पैसे ऐंठ लेते थे। गिरफ्तार दोनों ही आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं और तिहाड़ की छूटने के बाद दोनों गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके कब्जे से दिल्ली पुलिस की वर्दी, वायरलेस सेट, मारुति कार और लूटा गया सामान बरामद किया गया है। बाइकर को स्टंट के दौरान गोली मारने के आरोपी दिल्ली पुलिस ने बाइक स्टंट करने वालों के लिए जारी किए हैं निर्देश। दिल्ली पुलिस ने बच्चों के अभिभावकों को चेताया है कि अगर उनके बालिग बच्चे स्टंट करते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर स्टंट करने वाला नाबालिग निकला तो उनके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार है कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में स्टंट करने वालों के खिलाफ इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे गोल। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली में लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को खतरनाक स्टंट करने की इजाजत नहीं दे। इंदौर में क्रिकेट खेलने के चलते गई एक शख्स की जान। दरअसल भागीरथपुरा के रहने वाले शुभम नाम के युवक का क्रिकेट खेलते समय किसी बात के चलते रवि नाम के शख्स से कहासुनी हो गई, जिससे गुस्साए रवि ने अपने साथियों के साथ मिलकर रवि की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने एक और हत्या की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसी हत्या की तलाश में जब 2 लोगों को पकड़ा गया, रवि और कालू नाम के, इनसे और खुलासे हुए जो इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले बाणगंगा में एक और पार्ले जी के फैक्ट्री के पास भी एक हत्या हुई थी चाकू मार के। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अपने पिता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग कराने के लिए भाई बहन पानी की टंकी पर चढ़ गए। पत्रकार लोकेश वर्मा का बेटा और बेटी की टंकी पर चढ़ प्रदर्शन करते देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर की। दोनों का आरोप है कि उनके पिता की हत्या के पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह का हाथ है। अपने पिता की मृत्यु से संबंधित जो मामला है उसमें सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं। शीघ्र हमें उम्मीद है कि इनसे वार्ता करके इसका कोई समझौता करेंगे।
बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की आज होने वाली बैठक रद्द हो गई। मीटिंग रद्द करने का फैसला आईपीएल मीट में एल श्रीनिवासन के भारी विरोध की वजह से लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में मौजूद कई सदस्य श्रीनिवासन का विरोध कर रहे थे, जबकि वो बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करने के लिए अड़े हुए थे। विरोध को देखते हुए श्रीनिवासन ने बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को ही फिलहाल बोर्ड का कामकाज देखने को कहा है। गवर्निंग काउंसिल के बाद बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा होने वाली थी। इस बात के संकेत थे कि इस मीटिंग की अध्यक्षता श्रीनिवासन करेंगे। हाईकोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच को गैरकानूनी ठहराया था। उत्तर भारत एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गया। जम्मू कश्मीर में आए इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र डोडा में था। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन इसका असर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा तक महसूस किया गया। श्रीनगर में मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 3 महीने में इस इलाके में बार बार भूकंप आ रहे हैं, इसलिए कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हिमालय का पूरा इलाका भूकंप के खतरनाक जोन में आता है। यहाँ इस बात की हमेशा आशंका बनी रहती है कि ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। फिलहाल धरती के अंदर चल रही गतिविधि पर वैज्ञानिक लगातार नजर रखे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं।